पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करने वाले एनआईटी सूरतकल के बारे में, जो कि कर्नाटका में स्थित है ये, ठीक है ना। हम इसके बारे में जो कोटअप होती है वो जानेंगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, जोसा काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे, पूरा जितना डिटेल होती है वो सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन आपकी दूर करूँगा, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कर्नाटका में आपको स्थित है, ठीक है ना। इसको ओवरव्यू थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश अगर बात करें तो 1960 में हुई थी ये, ठीक है ना। तो कह सकते तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है। इसको और एक और कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि NIT के, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होती है, जो कि कर्नाटका के एक कहा जाता है, ठीक है ना। इसका लोकेशन की बात करें तो यह मंगोल में, जो कि कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। कैंपस एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा कैंपस यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। 295 एकड़ का आपको कैंपस एरिया पूरा देखने को मिल जाती है। अब देखो वहाँ पर पहुँचने के लिए कैसे पहुँच पाओगे, इसके लिए भी तो जरूरी है जानना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल आपको एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 18 किलोमीटर कॉलेज से देखने को मिल रहा है, ठीक है। सूरतकल रेलवे स्टेशन जो है 3 किलोमीटर आपको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो स्टेशन बहुत पास में है। यहाँ पर एक और रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि 19 किलोमीटर है। यहाँ पर एक और जंक्शन है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में आती है, ठीक है ना जी। तो कह सकते हो कि जो आपको पहुंचने का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम आपको पड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आती है रैंकिंग के। देखो रैंकिंग कभी भी मैटर नहीं करती है, बट कहीं कहीं इफेक्ट करती है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, कहीं और जाते हो, तो उस समय शो करने में ये अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो NRF रैंकिंग अगर बात करें इंजीनियरिंग में 2024 की बात करें तो 17 है, ठीक है ना। हर साल ये अपडेट होते रहता है, इस बात को ध्यान रखना है आप, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में रिसर्च में बात करें तो 42 पे ये आपको लाई करते रहती है, ठीक है ना, ऊपर नीचे करते रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन इसमें कन्फ्यूजन हम लोग को होती है। जेईई एडवांस जब भी हम लोग देते हैं तो उस समय कन्फ्यूजन रहती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो 12 में आपको पहले तो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, वो भी मैथ से। जैसे कि आप मान लो कि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक्स्ट्रा में आप बायो रख सकते हो, ड्राइंग रख सकते हो, जो भी है आपको रखो, पर इंग्लिश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद आपको जो परसेंटेज जो बनती है, SC ST हो तो 65% और OBC अगर जनरल हो तो 75% लेके कैटेगरी जाना चाहिए, चाहे IIT हो चाहे NIT हो। जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए ये आपको नेसेसरी है, ठीक है ना जी। मतलब अब GFTI के अलग उनका कैटेगरी रहता है। सिर्फ NIT, IIT और ट्रिपल IIT के कुछ ऐसे ट्रिपल IIT है जिनमें 65% से भी नीचे OBC या जनरल को भी ले लिया जाता है, ठीक है। मोड एप्लीकेशन की अगर बात करो तो आपको जे मीन्स देना पड़ेगा। उसका जोसा काउंसलिंग जो आपको जो चलती है राउंड 7 राउंड तक चलती है, एक स्पोर्ट राउंड भी चलती है, ठीक है ना। उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि बाई चांस आपके इन फ्यूचर में आपको 12 के बाद आपको मान लो कि जेईई एडवांस के थ्रू आपको नहीं इंजीनियरिंग में मिल रही है और सपना है ड्रीम की NIT में जाना है चाहे IIT में जाना है, तो उस समय क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप इंजीनियरिंग कर लो किसी भी ब्रांच में। उसके बाद फिर से स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हो, कब, जब गेट एग्जाम दोगे। इंट्रेंस एग्जाम होती है गेट, उसके बाद गेट देने के बाद आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर से आप क्या कर सकते हो, IIT NIT में एडमिशन ले सकते हो या PSU के लिए जॉब के लिए भी आगे जा सकते हो, ठीक है जी। तो ये जोसा काउंसलिंग मैंने लिख दिया हूँ कि आप जेईई मेंस के बाद जोसा काउंसलिंग का फॉर्म भर के उसके बाद फिलअप करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो 12 के बाद, ठीक है ना जी। अब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफरिंग की, ठीक है ना। तो कोर्स देखो बहुत सारे हैं, पर हम लोग स्पेशली जो है बीटेक के बारे में बात करेंगे। इसमें भी बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेज आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 चीज़ दिया हुआ, होम स्टेट और एक अदर स्टेट दिया हुआ है। तो होम स्टेट मतलब होता है कि मान लो आप बिहार से हो और आपने 12 जो है दिल्ली से दिया है, तो आप क्या करोगे, 12 के जो जहाँ से दिए वहीं आपका होम स्टेट बन जाती है। इस बात को ध्यान है ना कि आपने जहाँ से 12 दिया है, 10th नहीं 12 जहाँ से दिया है वहीं आपका होम स्टेट बन। आप गुजरात से हो और आपने दिल्ली से दिया है तो आप दिल्ली के होम स्टेट हो गए। अब बिहार से हो और आपने दिल्ली के दिया है
तो दिल्ली के होम स्टेट हो गए। तो आपको जॉब होगी तो उस समय मान्यता जो होगी आपको 12 की दी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होती है, होम स्टेट और अदर स्टेट में दो चीज़ें हो जाती है कि आप जब होम स्टेट में जाओगे भरने तो जहाँ आपकी रैंक 50,000 होगी और एक बिहार के जो लड़का होगा वहाँ के यहाँ पर अप्लाई करेगा दिल्ली में, तो उनको नहीं होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 40,000 50,000 के रैंक में भी हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। टोटल यहाँ पर देखा जाए सीट जो होती है होम स्टेट के लिए 464 है, 462 आपको अदर स्टेट के लिए देखने को मिल जाती है। देखो ऊपर नीचे होते रहते हैं ये डाटा, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही डाटा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ी होते रहती है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें यहाँ पर तो सेमेस्टर देखो 4 साल की आपकी बीटेक होती है, उसमें 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक साल में 2 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी फी लगती है, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ में लाई करती है आपको। पहली कि SC/ST क्या होती है और फिर इनकम जो होती है। मान लो कि आपके फादर के जो है 1 साल की जो इनकम है वो 2 लाख से कम है या 5 लाख से कम है, तो आप इस कैटेगरिया में फिट हो गए, ठीक है ना जी। 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच वाला में ये फी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो किसी को नॉलेज भी नहीं रहती है और जाकर वहाँ पर सीधे डायरेक्ट फी दे देते तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इसी को स्कॉलरशिप मिल जाता है SC/ST के लिए, ठीक है ना जी। तो ये वाला पे करना पड़ जाता है उनको, ठीक है, टोटल फी। अब यहाँ पर हॉस्टल फी अलग से लिया जाता है, यहाँ पर भी आपको सेमेस्टर वाइज ही लिया जाता है। तो 2,50,000 90,000 देखना जाता है। देखो ये भी डाटा जो है एग्जैक्ट नहीं डाटा होती है, ऊपर नीचे जब भी समय के साथ साथ आपको जो है आप वीडियो देख रहे हो उस समय आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा घट सकती है, ठीक है ना। और सब किसी के केस में एक नहीं होती, किसी बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, क्योंकि वो SC/ST है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने टोटल एक अदर में वे में लिख दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ के, जैसे कि कैंटीन मनी कितना, वन टाइम रिफंड होती है वो कितना लगती है, वन टाइम फी कितना लगता है, ठीक है ना। ट्यूशन फी कितना लिया, नहीं ट्यूशन फी का मतलब होता है सेमेस्टर वाइज जो होती है, आपको मैंने 8 सेमेस्टर बताया वो होती है, ठीक है। हॉस्टल लाइव फी कितनी होती है, सॉरी हॉस्टल फी कितनी होती है, 39,000 होती है। ये एक मिनिमम जो है मैंने लिख दिया, ये डाटा ऊपर नीचे होते रहेगी। स्कॉलर में आपने वहीं बताया कि मैं SC/ST हो तो आपको जो 100% फी माफ हो जाती है, ठीक है ना। कहीं कहीं केस में होती है पर कहीं कहीं केस में आपको जो ये फी पे करना पड़ जाता है, ठीक है ना जी। उसके बाद आता है सबसे मेन कि कटअप। देखो कटअप 2 तरह के होते हैं, आपको मैंने बताया तो होम स्टेट एक अदर स्टेट। अगर आप मान लो कि गुजरात को हो और आपने दिया है बिहार से बोर्ड, ठीक है ना, तो आप होम स्टेट आपका जो है बिहार का हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। तो आप इस बात को देख लेना कि कटअप कौन सा है। पर मैं एक ओवरव्यू के जो कटअप है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि एक मिनिमम आप लेके चलो कि कितने में मिल जाएंगे। जैसे कि बीटेक आपको जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करें तो 3500 में 2024 में देखने को लास्ट में मिली हुई थी। सिविल इंजीनियरिंग आगे बात करें तो 25,000 तक आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। अगर देखो कहीं कहीं क्या होती है कि सीट वैकेंट भी रह जाती है तो CBT जो राउंड होती है उसमें आप ले सकते हो। 7 राउंड के बाद जोसा काउंसलिंग जब भी होती है उसमें आप 7 राउंड के बाद भी जहाँ सीट मिलेगी वहाँ पर देखो और उसको फिलअप ऊपर फिलअप करो, ठीक है ना जी, उस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा पॉज कर लो। जैसे कि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2600 रुपये ही बंद हो गई थी। उसके पहले देखा जाए कि कंप्यूटर साइंस में 2023 में तो आप देख सकते हो कि 3100 तक गई हुई थी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर फर्स्ट राउंड का मैंने लिखा हूँ तो लास्ट राउंड तक देख लेना ये क्या होती है। होम स्टेट अदर स्टेट मैंने समझा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे मेन आती है प्लेसमेंट। यार देखो प्लेसमेंट में क्या होती है कि हाईएस्ट कितनी पैकेज गई और उसकी एलिजिबिलिटी कितनी हुई, ये सारी चीज़ें। जैसे कि हाईएस्ट अगर देखा जाए 55 लाख के आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको लाई कर रही है। 55 लाख हाईएस्ट गई है पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेटिक देखा जाए 45 लाख रुपया आपको 2022 में देखने को, 23 में देखने को मिली थी। अभी जो है 24 की अभी अपडेट नहीं आई है तो थोड़ा सा वेट करना। देखो ऐसे तो मान लो कि आप 55 है तो इतने ही है, 60 हो सकती है, ठीक है ना, या हो सकता है 1 करोड़ गया हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी होती है 856 हुई थी, जिसमें से यहाँ पर देखा जाए 1600 एलिजिबिलिटी हुई थी। देखो अब इसमें कहोगे कि भैया कौन सा यहाँ पर बैठे थे, देखो इसमें क्या होते हैं कि बहुत टोटल बच्चे होते हैं, बट उसमें से क्या होते हैं कि आपको जो है कोई आउट ऑफ इंडिया चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई बिजनेस कर लेता है, तो उसमें से यहाँ पर देखोगे 796 हो गई है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर एक
यहाँ पर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जो है 92% दिखाया गया है। आप कहोगे कि 8% कहाँ गया, 100% नहीं हुआ। तो देखो उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट नहीं रहते प्लेसमेंट में बैठने के। कोई अपना बिजनेस, कोई एमएस कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर रिसीविंग कितने हुए, 466 ये स्टूडेंट जो है रिसीव किए थे, आपको 10 लाख रुपया, ठीक है ना। इसके बीच में ही मतलब कोई इससे नीचे नहीं गया था। और वहीं पर 688 स्टूडेंट देखा जाए जो कि पैकेज जो है 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में ये लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब पड़ जाता है आपको। यहाँ पर अगर देखा जाए एवरेज की, अगर देखा जाए तो एवरेज होती है एक हाईएस्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, ये देख लो। बीटेक के देखा जाए तो 18 लाख गई है एवरेज में, एमसीए के देखा जाए तो 16 लाख गई है, एमटेक के देखा जाए तो 12 लाख गई है, एमबीए के देखा जाए तो 7 लाख गई है, एमएससी के देखा जाए तो 7 लाख गई है, ठीक है ना। वहीं पर हाईएस्ट देखा बीटेक के लाख की 15, मीडियम में यहाँ पर लिख दिया हूँ हाईएस्ट, मीडियम में देखा जाए यानी लो में तो 15 लाख गई है, एमसीए के देखा जाए तो 13 लाख गई है, एमटेक के देखा जाए तो 11 लाख, एमबीए के देखा जाए 8 लाख, एमएससी के देखा जाए तो 6 लाख, ठीक है ना, 6.5 लाख। एनआईटी सूरत में जो अगर देखा जाए कि कौन कौन से प्लेसमेंट सेल आ रही है, यहाँ पर अगर प्लेसमेंट सेल करें कि कौन कौन से कंपनी आ रही है, तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, एडोबी, मॉर्गन आ रही है, ठीक है ना, गेल आ रही है, जो कि इंडियन आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट है, पीएसयू में आती है। ये आपको आगे समझा दूंगा, पीएसयू पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं जरूर, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स आ रही है, ठीक है ना, अमेजन आ रही है, ठीक है ना, बजाज आ रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बात का और है कि यहाँ पर एलुमनाई कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो देखोगे अमेजन में इतने सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको कैंपस में देखते हैं, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट जिम, मेडिकल, हॉस्पिटल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इतने बड़े कैंपस है तो देखने को ऑब्वियसली बात है मिल जाएंगे, ठीक है ना। बताओ क्या चीज़ छूटा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट कर दो, मैं उसे